तो जितनी ज्यादा फ्लोर की डिमांड बढ़ेगी उतनी ज्यादा ही फ्लोर मिल की डिमांड बढ़ेगी। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो हर एक प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं होता। तो प्रोड्यूसर गुड क्या बताते हैं, दो तरह के हैं। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, कैपिटल गुड। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड में क्या आएगा? It includes raw material like coal, wood. They are not capital goods as they cannot be repeatedly used in the production process. Capital goods, it includes fixed assets like plant and machinery, which can be repeatedly used in the production process. So it can be said that all capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods. तो कैसे क्लासिफाई करेंगे गुड्स को, कंजम्पशन गुड्स में और कैपिटल गुड्स में? देयर इज नो क्लियर कट demarcation difference between consumption goods and capital goods. The same good can be consumption good and also a capital good. It depends on the ultimate use of the good. तो कोई गुड्स को कैसे यूज कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कैपिटल गुड है या फिर वो कंजम्पशन गुड है। अ मशीनरी परचेज्ड बाय अ हाउसहोल्ड इज अ कंजम्पशन गुड, whereas if it is purchased by a firm for use in the business, then it is a capital good. However, if the machinery is brought by the firm for resale, then it will be treated as intermediary goods. तो डिफरेंसेस डिफरेंशिएट करते हैं कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड में। सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, कंजम्पशन गुड्स, these goods satisfied human want, satisfy human want directly, so such goods have direct demand. Capital goods, such goods satisfy human wants indirectly, so such goods have derived demand. Production capacity, they do not promote production capacity. Consumption goods do not promote production capacity. Capital goods, they help in raising production capacity. Expected life, most of the consumption goods have limited expected life, while capital goods generally have an expected life of more than 1 year. फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंसेस हैं? कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल बताए हैं फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स के। कार, फाइनल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स। फाइनल गुड है लेकिन कंजम्पशन गुड है कार, अगर इसे हाउस होल्ड ने परचेज किया। कैपिटल गुड है इफ इट इज परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर एज टैक्सी, और इट इज परचेज बाय फर्म फॉर यूज इन बिजनेस। इंटरमीडिएटरी गुड है अगर इसे डीलर ने खरीदा है रीसेल करने के लिए। क्लोथ, इफ क्लोथ इज परचेज बाय हाउस होल्ड तो क्या कहलाएगा? कंजम्पशन गुड्स। क्लोथ लाइंग अनसोल्ड विद ट्रेडर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड। इंटरमीडिएटरी गुड गुड कब बनेगा क्लोथ? इफ परचेज बाय टेलर फॉर मेकिंग ड्रेसेस, और इफ इट इज परचेज बाय गारमेंट शॉप फॉर रीसेल। तो सिंपल फंडा याद रखना है, अगर कंज्यूमर किसी भी गुड्स को खरीदेगा तो वो क्या कहलाएगा? कंजम्पशन गुड्स। अगर वो गुड किसी प्रोडक्ट को आगे बनाने में हेल्प कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएटरी गुड या फिर कैपिटल गुड। इंटरमीडिएटरी गुड अगर वो खुद कंज्यूम हो जाता है तो इंटरमीडिएटरी, अगर वो खुद कंज्यूम नहीं होता तो वो कैपिटल गुड। अगर वो खुद तो कंज्यूम हो जाएगा लेकिन उसका स्टॉक बच जाता है ईयर एंड पर तो क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड। तो शुगर अगर हाउस होल्ड यूज कर रहे हैं तो कंजम्पशन गुड्स। कैपिटल गुड्स इफ लाइंग अनसोल्ड विद ट्रेडर एट द एंड ऑफ द ईयर। शुगर इंटरमीडिएटरी गुड्स कब होगी? इफ यूज्ड बाय स्वीट शॉप फॉर मेकिंग स्वीट्स, और इफ परचेज बाय ग्रोसरी शॉप फॉर रीसेल। सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स और लॉयर्स, तो सर्विसेज हमने क्या बताया? कंजम्पशन गुड्स हैं अगर हाउस होल्ड यूज करता है, और इंटरमीडिएटरी गुड्स हैं अगर एंटरप्राइजेस यूज करती है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। Investment or capital formation refers to the addition to the capital stock of an economy. For example, construction of a building, purchase of machinery, addition to inventory of goods. Investments can be looked up in two form: gross investment, net investment. So gross investment क्या है? It's addition to the stock of capital before making allowance for depreciation. Capital stock consists of fixed assets and unsold stock. So gross investment is the expenditure on purchase of fixed assets and unsold stock during the accounting year. However, gross investment does not indicate the actual change in economy's stock of productive assets for a given year.
During the production process, some amount of fixed capital is used up. This loss of fixed capital is known as depreciation. तो एक तरीके से क्या बोलते हैं इसे, वियर एंड टीयर। तो किसी भी कैपिटल असेट का जो वियर एंड टीयर होता है दैट इज डेप्रिसिएशन। तो अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से इसको घटा देंगे तो क्या कहलाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। तो एक्चुअल क्यों बोला, क्योंकि इसमें से डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट हमने हटा दिया। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट बिना हटाए जो चीज हमारे कैपिटल स्टॉक में जुड़ रही है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन मीन्स कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, फिक्स्ड कैपिटल जब कंज्यूम होती है। फिक्स्ड कैपिटल कंज्यूम होने का क्या मतलब है, मान लीजिए बिल्डिंग की वियर एंड टीयर, बिल्डिंग की वैल्यू कम कम होना, जो वैल्यू कम होना है दैट इज डेप्रिसिएशन। कार, कार की वैल्यू कम होना, प्लांट की मशीनरी की वैल्यू कम होना या उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होना, वो क्या है, उसका डेप्रिसिएशन है। Depreciation refers to a fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear, passage of time or expected obsolescence, change in technology। तो क्या कहते हैं, नॉर्मल वियर एंड टीयर, जैसे कि भाई प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, इन सब की नॉर्मल वियर एंड टीयर यूजेज से जो कम होती है। पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, यूज किया या नहीं किया। लेकिन अगर चीज पुरानी होती है तो उसकी वैल्यू अपने आप कम होती चली जाती है। जैसे बोलते हैं ना, शोरूम से गाड़ी शोरूम से निकलती है और उसकी वैल्यू 50,000 रुपए कम हो जाती है। तो वो क्या हुआ, पैसेज ऑफ टाइम, वो टाइम बीतने की वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई। और थर्ड बहुत ही मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं इस समय के लिए, आज के टाइम के लिए बड़ा ही रेलिवेंट है, ऑब्सीलेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सीलेंस या फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी। जैसे कि मोबाइल फोन, मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी रोज चेंज हो रही है, लैपटॉप्स की टेक्नोलॉजी रोज चेंज हो रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि एक साल बाद आपका लैपटॉप अनयूजेबल कंडीशन में हो जाता है, यानी कि आप उसको यूज नहीं कर सकते, उसकी वियर एंड टियर इतनी हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है और आपको चाहिए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली प्रोडक्ट्स हम यूज करें। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं कि भाई वो डेप्रिशिएट हो गया, उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, ऑब्सिलेंस इन टेक्नोलॉजी। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू। ग्रॉस इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन वेयर इज नेट एक्सक्लूड्स इट। तो डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज, क्या क्या नाम है डेप्रिसिएशन के, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, depreciation is also called consumption of fixed capital. It refers to that value of fixed capital or fixed assets which is consumed in the process of production. Because of depreciation, fixed assets needs to be replaced from time to time. भाई डेप्रिसिएशन लगता है इसीलिए तो उनकी यूटिलिटी कम होती चली जाती है, उनकी यूजफुलनेस कम होती चली जाती है, इसीलिए उनको रिप्लेस करना पड़ता है। Replacement of fixed assets requires funds. Provision for the fund is made on annual basis. तो क्या करते हैं हम, जो डेप्रिसिएशन बुक्स में चार्ज करते हैं किसी भी असेट का, यानी कि अगर मान लीजिए हमारा 100 रुपए का असेट है और हम उस पर 10 रुपए का डेप्रिसिएशन हर साल लगा रहे हैं, तो उस 10 रुपए को हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि वो 10 रुपए एक टाइम के बाद जब इकट्ठे हों तो वो कॉस्ट की, असेट की कॉस्ट के बराबर आ जाए, और हम नया असेट अगर खरीदने जाएं तो उतना पैसा एटलीस्ट हमारे पास हो जितना हमने उस असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। टू इलस्ट्रेट, इफ अ मशीन इज परचेज फॉर 10 लाख एंड एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम है 10 ईयर्स, तो एनुअल प्रोविजन फॉर फंड्स टू रिप्लेस द मशीन कितना होगा, 1 लाख रुपीज। भाई 10 लाख को 10 से डिवाइड कर दीजिए। डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स इज मेनली ड्यू टू थ्री रीजन, हमने आपको बताया। सबसे पहला नॉर्मल वियर एंड टीयर। तो नॉर्मल वियर एंड टीयर क्यों होता है, क्योंकि भाई उसकी उसको यूज कर रहे हो तो उसकी यूजेज कम हो रही है, इससे उसकी यूजफुलनेस कम हो रही है। पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि भाई आपने असेट यूज किया या नहीं किया, लेकिन वो पुराना होता जा रहा है। तो पुराना होने से क्या होगा, उसको जंग लगेगी उसके ऊपर, उसको
एक तरीके से उसकी उसमें टूट फूट आएगी। तो नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेन, विंड, वेदर कंट्रीब्यूट्स टू फॉल इन देयर वैल्यू। और थर्ड है एक्सपेक्टेड ऑब्सीलेंस। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सीलेंस क्या होता है? टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से या फिर चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं बटन वाले फोन जो स्मार्टफोन नहीं है, तो आजकल उनकी डिमांड कम हो गई है, खत्म हो गई है एक तरीके से। तो वो क्या है, टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से उनकी वैल्यू खत्म हो गई, वो एक तरीके से मार्केट से बाहर हो गए। डेप्रिसिएशन वर्सेस कैपिटल लॉस। तो डेप्रिसिएशन क्या है? इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सीलेंस। कैपिटल लॉस क्या है? इट रेफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सीलेंस। अनफोर्सीन मतलब जो कि प्लान्ड नहीं था, जिसको किसी ने सोचा नहीं था। नेचुरल कैलेमिटीज, थेफ्ट, एक्सीडेंट। प्रोविजन, हम डेप्रिसिएशन का तो प्रोविजन बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है, वो एक तरीके से उसकी कैलकुलेशन हो सकती है। जबकि कैपिटल लॉस एक्सपेक्टेड नहीं है, उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती, तो उसका प्रोविजन भी नहीं बन सकता। नो सच प्रोविजन मेड। प्रोडक्शन प्रोसेस, डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसके लिए हमने प्लानिंग की हुई है। लेकिन कैपिटल लॉस के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, कोई एंटिसिपेशन नहीं है, तो वो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर कर सकता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज हटा। सब्सिडी का मतलब क्या होता है? जो बेनिफिट, जो ग्रांट सरकार एक तरीके से प्रोड्यूसर को देती है, मैन्युफैक्चरर को देती है, उसको बोलते हैं सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? जो जब प्रोड्यूसर सामान बनाता है, तो उन उसको जब बेचता है कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर से वसूलता है और सरकार के पास जमा कराता है। तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी हटा देंगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। Net indirect taxes, sorry, indirect taxes refers to those taxes which are imposed by the government on production and sales of goods, जैसे कि GST, goods and service tax. Indirect taxes increases the price of product in the market if the cost of producing one set of speaker is 500 और गवर्नमेंट ने मान लीजिए GST लगा दिया 10% का, तो प्राइस बढ़ करके हो जाएंगे 550 रुपए ड्यू टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो 50 रुपए का जो प्राइस में चेंज आया, वो किस वजह से आया? इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से आया। सब्सिडी क्या है? टैक्सेस सरकार हमारे ऊपर लगाती है, चार्ज करती है, हमसे वसूलती है। सब्सिडी हमें देती है, हमें एक तरीके से एक बेनिफिट, एक असिस्टेंस, एक रिलीफ पास ऑन करती है। Subsidies are the economic assistance given by the government to the firms and households with a motive of general welfare. In India, LPG cylinder is sold at a subsidized price. They are often granted to promote exports or to encourage firms for setting up industries in the backward area, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वहां पर सरकार सब्सिडी देती है कि आइए आप अपना प्लांट सेटअप करिए, हम आपको टैक्स में, हम आपको जमीनों के रेटों में, हम आपको इस तरह के जो बेसिक चीजें आपको चाहिए होती हैं किसी एंटरप्राइज को रन करने के लिए, उसमें सब्सिडी देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वहां पर कोई जाना नहीं चाह रहा, लोग कह रहे हैं कि भाई वहां पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उस चीज की भरपाई करने के लिए, उस चीज को नजरअंदाज करने के लिए वो आपको सब्सिडी देती है, जिससे कि आप उन सब चीजों को ना सोचें और सब्सिडी को सोचते हुए वहां पर जाएं और अपना प्रोडक्शन प्लांट लगाएं। They are often granted to promote. Subsidies are opposite to indirect taxes as they reduce the market price of the commodity. In the example of a speaker, अगर सरकार, हमने जो भी स्पीकर की बात करी ऊपर के भाई वो 500 रुपए का था, उसके ऊपर 50 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स लग गया, तो उसका प्राइस 550 रुपए हो गया। अब अगर सरकार उसमें 10 रुपए की सब्सिडी हमें दे देती है, तो हमारा उसका प्राइस रह जाएगा 540 रुपए। सब्सिडी में ऑल्सो भी रेफर टू एज इकोनॉमिक असिस्टेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस। फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? किसी भी चीज को बनाने का कॉस्ट। इट रेफर्स टू द अमाउंट पे टू द फैक्टर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो उनकी जो कॉस्ट है, लैंड की कॉस्ट क्या है? रेंट। लेबर की कॉस्ट क्या है? वेजेस। कैपिटल की कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट। एंटरप्राइज की कॉस्ट क्या है? प्रॉफिट।
तो उन सबको जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस क्या होता है, जितने पर वो प्रोडक्ट बिकेगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, तो कहते हैं मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब आप कहोगे प्रॉफिट तो आए ही नहीं, प्रॉफिट ऑलरेडी फैक्टर कॉस्ट में शामिल होता है। लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट। तो एंटरप्राइज पहले ही प्रॉफिट को फैक्टर कॉस्ट में शामिल कर देती है। इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। तो हमारे एग्जाम्पल में स्पीकर 540 रुपए का बिक रहा है, तो 540 में क्या था, 500 रुपए हमारी फैक्टर कॉस्ट थी, 50 रुपीज के हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, और 10 रुपीज की हमें सब्सिडी मिली थी। तो कुछ एग्जांपल्स बताए हैं इन्होंने, कैलकुलेट एनआईटी इन द फॉलोइंग केसेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस 0 है और सब्सिडी 100 रुपए है। तो हमारा एक तरीके से एनआईटी क्या होगा, -100। इनडायरेक्ट टैक्सेस 250, सब्सिडी 0। तो एनआईटी क्या होगा, 250। इनडायरेक्ट टैक्सेस 200, सब्सिडी 120, तो एनआईटी क्या होगा, 80 रुपीज। The concept of NIT is very important to differentiate between factor cost and market price. Market price includes net indirect taxes, whereas factor cost excludes it. The concept of indirect taxes and subsidies does not arise in a two-sector economy, including household and firm. This concept is relevant only in three-sector economy as well as four-sector economy. NFIA, एनएफआईए क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अब्रॉड से क्या कमा करके लाए हैं उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस। एक्सपोर्ट जब आप करते हैं तो पैसा आता है, इंपोर्ट जब आप करते हैं तो पैसा जाता है, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा हमारे लिए, एनएफआईए। फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है, इट्स द इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज द इनकम पेड to the normal resident of other countries for their factor services within the economic territory. सिग्निफिकेंस क्या है एनएफआईए का, NFIA is significant to differentiate between domestic income and national income. तो डोमेस्टिक इनकम कौन सी होती है, जो अपनी ही बाउंड्रीज में रह करके कमाई गई है, और नेशनल इनकम में NFIA भी ऐड हो जाती है। तो सॉरी, डोमेस्टिक इनकम में NFIA ऐड कर देते हैं तो वो बन जाती है नेशनल इनकम। इन प्रैक्टिकल estimate, domestic income is estimated first, then नेशनल इनकम इज डिराइव फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम। कैसे, नेशनल इनकम में, सॉरी, डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए ऐड कर दीजिए, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दीजिए, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर दीजिए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो एनएफआईए होता है। एनएफआईए को डोमेस्टिक इनकम में जोड़ दीजिए तो हमारी क्या आ जाएगी आपके पास, नेशनल इनकम। The difference of factor income from abroad and factor income to abroad is termed as NFIA, popularly abbreviated as NFIA. So national income is equals to domestic income plus NFIA. NFIA can be positive, negative or zero. NFIA is positive when income earned from abroad is more than paid to abroad. तो यानी कि जब आपके एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे तो NFIA पॉजिटिव होगा, जब आपके इंपोर्ट ज्यादा होंगे तो NFIA नेगेटिव होगा। अगर आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर होंगे तो NFIA 0 होगा। कंपोनेंट्स क्या होते हैं NFIA के, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। तो it refers to the difference between income from work received by resident workers living or employed abroad for less than 1 year and similar payment made to non-resident workers staying or employed within the domestic territory of the country for less than a year. Net income from property and entrepreneurship. It refers to difference between net income from property and entrepreneurship in the form of rent, interest, and dividend received by residents of a country and similar payment made to the non-resident. Net retained earning क्या है? Difference between retained earning of resident companies located abroad and retained earning of non-resident companies located within the domestic territory of the country.
Retained earning refers to that part of profit which is kept as a reserve after paying corporate taxes and dividend. Thus, it may be concluded that NFIA is equals to net compensation of employees plus net income from property and entrepreneurship plus net retained earning. It must be noted that NFIA is zero in a closed economy. As such, economy does not deal with the rest of the world sector. तो क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? जो बाहर कोई भी ऑपरेशंस नहीं करती, यानी कि अगर इंडिया को हम क्लोज्ड इकोनॉमी करेंगे तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होगा? ना तो यहाँ से यहाँ पर इंपोर्ट होंगे और ना ही यहाँ से एक्सपोर्ट होंगे. Before we proceed further, a student must be careful while dealing with NFIA. Quite often NFIA is is given in different form. जैसे कि NFIA net factor income from abroad 500 rupees, factor income to abroad 300 rupees. तो NFIA क्या होगा? 200 रुपये. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 250 रुपये, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 620 रुपये. तो NFIA क्या होगा? 370 रुपये नेगेटिव. फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, सिर्फ टू अब्रॉड है तो 150 रुपये नेगेटिव. फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 150 रुपये नेगेटिव है तो NFIA 150 रुपये पॉजिटिव. ये हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स सारे के सारे डिस्कस कर लिए. अब हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, अगली क्लास से. आपको जो भी क्वेरीज सेकंड चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर में हो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और हमें कमेंट्स में और भी कोई टॉपिक, अगर आप स्पेसिफिकली किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं वो भी बता सकते हैं. थैंक यू.